हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा। मैग्नेट ब्रेन्स आपका अपना चैनल है, यानी कि यहाँ पर आप जब भी आएंगे तो इसके लिए आपको कोई भी मेहनत नहीं करनी। यानी कि होता है ना कि हम कहीं जाते हैं तो भाई किसी के लिए कुछ गिफ्ट ले जाते हैं, किसी के लिए कुछ लेकर जाते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको आने के लिए कुछ ना लाना ना कुछ देना है। यहाँ पर बस आपको आना है और सिर्फ जो भी आपकी पढ़ाई से संबंधित समस्याएं हैं उनको लेकर आना है, क्योंकि भाई समस्याओं से हर कोई निजात पाना चाहता है। तो यहाँ पर आकर आपको अपनी सभी समस्याओं का निजात मिल जाएगा। अब जैसे मैंने आपको बोला कि यहाँ पर कुछ लेकर नहीं आना है, ठीक है, सिर्फ समस्याएं लेकर आना है और ना यहाँ पर आपको कुछ देना है, सिर्फ लेकर जाना है, वो है सारे समाधान। तो यानी कि आपको कुछ देना नहीं, यानी कि यहाँ पर आपको कोई भी पेमेंट नहीं करना, ना कोई कूपन लेना, ना कोई पैकेज लेना, यानी कि टोटल 100% फ्री। हम 99.9% भी नहीं कह रहे, हम बोल रहे हैं 100%। यानी कि यहाँ पर आपको कोई भी वीडियो देखने के लिए कुछ भी पेमेंट नहीं करना। इवन कभी कभी ऐसा होता है कि भाई हमने 2 वीडियो देख ली, उसके बाद तीसरा वीडियो के लिए हमें आपको पेमेंट देना पड़ेगा। सब कुछ भी नहीं। आपको कोई, आप 1 नहीं, 4 नहीं, 50 नहीं, आप 100, 1000 जितने वीडियो देखने चाहिए देखिए, 100% फ्री। इवन एक ही वीडियो को आप कई बार देखिए तो भी आपको कुछ नहीं देना। सिर्फ आपको क्या करना है, आपको जो भी सब्जेक्ट में डाउट हो रहा है, आप किसी भी क्लास में हैं, आपको यहाँ आना है और अपने वीडियो को देखना है। इवन मैग्नेट ब्रेन्स जो है, आपके एग्ज़ाम्स होते हैं ना, अभी आपके इंटरनल एग्ज़ाम्स होंगे, फिर आपके फाइनल एग्ज़ाम्स भी होते हैं, बोर्ड एग्ज़ाम्स होते हैं, तो इन सभी की तैयारी भी आपको बहुत अच्छे से कराता है। सीबीएसई कोई भी चीज़ आपके लिए लेकर आता है, जैसे सैम्पल पेपर्स हो गए या कुछ बदलाव होता है आपके एग्ज़ाम्स के पैटर्न में, तो हर एक चीज़ को आपके लिए लेकर आता है, बिल्कुल रेडी करके लेकर आता है। आपको कुछ नहीं करना होता है, ठीक है ना। हम आपके लिए कुछ तैयारी करके लेकर आप सारे आएंगे। जैसे कि अभी सीबीएसई ने सैम्पल पेपर दिया, हम सब लेकर आए थे ना आपके लिए, तो सभी को जो आपके पैटर्न में, आपके सिलेबस में जो भी चेंजेस हैं वो होता है, तो हम आपको कराते रहेंगे। हो गया। अब आ जाते हैं हम आज के वीडियो पर। आज का वीडियो है हमारा क्लास 9th हिंदी कोर्स ए की हमारी बुक है क्षितिज भाग 1 के काव्य खंड का 10वां अध्याय है कैदी और कोकिला। मैंने इतना सारा बता दिया, एक्सप्लेन कर रही हूँ। क्लास 9th में हमारे 2 कोर्स चलते हैं, कोर्स ए और बी। कोर्स ए और बी ये डिसाइड करना आपके स्कूल का काम है, इसको आप नहीं सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ कोर्स ए चल रहा है तो आपकी बुक होगी क्षितिज भाग 1 और कृतिका भाग 1, ठीक है। और अगर आपके यहाँ चल रहा है कोर्स बी तो आपकी बुक होगी स्पर्श भाग 1 और संचयन भाग 1। तो सीबीएसई ने ये 2 कोर्स आपको दिए हुए हैं, तो इन्हीं के अकॉर्डिंग काम करते हैं। अब आ जाते हैं बुक पर। जैसे मैंने आपको बोला कि हम कोर्स ए पढ़ा रहे हैं और हम पढ़ा रहे हैं क्षितिज भाग 1। तो क्षितिज भाग 1 में हमारी जो बुक है वो 2 खंडों में विभक्त है, गद्य खंड और काव्य खंड। तो गद्य खंड तो अभी तक हमने पढ़ा, तो उसमें क्या था, कहानी थी, यात्रा वृत्तांत था, संस्मरण था, एकांकी थी, ये सभी कुछ था ना। तो ये सभी किस में आ गया, गद्य खंड में। तो अब जैसे हम पढ़ रहे हैं कैदी और कोकिला, इसमें हमने क्या पढ़ा, साखियाँ पढ़ी, शब्द पढ़े, वाक पढ़े और उसके बाद क्या पढ़ा, सवैये पढ़े। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कविता। इसी तरीके से आगे जो है आपके आगे आएंगी चौपाइयाँ हैं, आगे और भी कविताएं आएंगी, तो सभी कुछ हम पढ़ेंगे, ये सभी हमारे काव्य खंड में आ जाएंगे। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं कविता, वो है कैदी और कोकिला। इसके कवि हैं, किसने इसको लिखा है या इसके रचयिता जो हैं वो हैं माखनलाल चतुर्वेदी। तो किस तरीके से माखनलाल चतुर्वेदी जी जो कैद होते हैं कहाँ पर, जेल में, ठीक है, और वहाँ पर आधी रात में आकर एक कोकिला जो है बहुत ज़ोर ज़ोर से बोलने लगती, कोकिला मतलब कोयल। तब जो है माखनलाल चतुर्वेदी ने इस कविता की रचना करी, क्योंकि वो जानना चाहते हैं कि आती इतनी रात में ये कोकिल क्यों इतना चिल्ला रही है, तो वो कितने सारी चीज़ें बताती हैं, है ना। तो ये पूरी कविता हमने लाइन टू लाइन पूरी पढ़ी हुई है, इसकी व्याख्या पढ़ी हुई है, यानी कि हमने डिटेल एक्सप्लेनेशन पूरी तरीके से किया है। फिर उसके बाद हमने बुक से पीछे के जितने क्वेश्चंस हैं उनको किया हुआ है, यानी कि एनसीईआरटी सॉल्यूशन किया है। फिर हमने कंप्लीट चैप्टर रिवीजन यानी कि 1 शॉट रिवीजन भी किया है, या एक शॉट में हमने पूरा चैप्टर पढ़ा और कुछ क्वेश्चंस पढ़े जो इसी चैप्टर से संबंधित थे मगर अभी तक हमने नहीं पढ़े थे। फिर हमने एमसीक्यूज़ पढ़े। एमसीक्यूज़ जो जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, वो भी हमने आपको चैप्टर वाइज तैयार करा दिया।
मगर आज जो हम कराने जा रहे हैं वो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसे हमने एमसीक्यूज कराए पूरे पार्ट के, वैसे ही इस पार्ट से संबंधित आपके पास ये सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं जो पिछले कुछ सालों में लगातार पूछे गए हैं अलग अलग स्कूल्स में, तो वो हम आपके लिए कलेक्ट करके लेकर आ गए। और यहाँ पर ऐसा नहीं है कि ये आगे नहीं पूछे जा सकते या पूछे जा सकते हैं, सिर्फ इनकी प्रैक्टिस करने से आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चंस कैसे समझने हैं और इनके आंसर्स को हमें कैसे बनाना है, कैसे लिखना है। तो इनकी प्रैक्टिस करिए, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, इसीलिए इनको हमने दिया है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का नाम। अब ये जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं ये हमसे दो तरीके से पूछे जाते हैं। एक तो रहता है, जैसे हम काव्य पढ़ रहे हैं तो वो रहता है काव्यांश आधारित, कविता के एक अंश हमको दे दिया गया, हमारे सामने रख दिया गया, हम उसको पढ़ेंगे और उस पर आधारित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। जैसे कि हमने ऑब्जेक्टिव में भी किया था, ऑब्जेक्टिव में किया था ना, कविता का अंश है उसके ऊपर एमसीक्यूज थे तो हमने कर दिए थे। उसी तरीके से सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं आपके कविता के अंश पे, तो आज हम वो भी करेंगे और संपूर्ण पाठ आधारित प्रश्न भी करेंगे। यानी कि पूरे पाठ में हमारे पास क्या आ गया, हमारे कवि के बारे में हो गया, पूछा जा सकता है, उनकी काव्यगत विशेषता के बारे में पूछा जा सकता है, उनके समकालीन कवियों के बारे में पूछा जा सकता है, साथ ही साथ इस पाठ में कविता जो है इसके अर्थ है, इसका आश्रय है, कवि की सोच है, आपके अपने मत क्या हैं उनकी इस कविता पर, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो सभी तरह के प्रश्न लेकर आए हैं। तो शुरू करते हैं सबसे पहले काव्यांश आधारित प्रश्न पे। काव्यांश आधारित प्रश्न दो तरीके से पूछे जाएंगे। पहला आपका जैसे यहाँ पर रहेगा, हमने जैसे बताया एमसीक्यू आधारित, वो हम करा चुके हैं। दूसरा आ जाता है आपका सब्जेक्टिव, इनमें आपको अति लघु और लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। अब सवाल आता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा प्रश्न अति लघु है कौन सा लघु है, तो वहाँ पर लिख कर नहीं रहेगा, वहाँ पर क्या रहेगा, आपको नंबर्स दिए जाएंगे। काव्यांश में जो भी प्रश्न 1 नंबर का रहेगा वो अति लघु रहेगा और जो भी 2 नंबर का रहेगा वो लघु उत्तरीय रहेगा। ठीक है, अब 1 नंबर का जो प्रश्न पूछा जा रहा है जो अति लघु है, उसका उत्तर जो है आप 20 से 25 शब्दों के अंदर देंगे। क्योंकि देखिए सब्जेक्टिव में शब्द लिमिट बहुत ध्यान रखनी होती है, तो 20 से 25 शब्दों के अंदर आपको अति लघु प्रश्न का उत्तर देना है। और अगर लघु उत्तरीय है तो आपको उत्तर देना है 30 से 35 शब्दों के अंदर। तो वो आपका लघु उत्तरीय हो जाएगा। तो क्लियर हो गया? चलिए अब शुरू करते हैं काव्यांश पढ़ना, अर्थ समझना, और फिर उसके बाद हम करेंगे इस पर आधारित प्रश्न। पहला काव्यांश है, क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी कोकिला बोलो तो, क्या लूटा मृदुल वैभव की रखवाली सी कोकिला बोलो तो, क्या हुई बावली। तो अब यहाँ पे क्या है, आधी रात को कोयल बोल रही है। तो कवि क्या कहते हैं, क्या तुमको हुई, तुम्हें क्या तकलीफ हुई जो तुम्हारी आवाज में इतना वेदना का जो बोझ है वो बोल रही हो तुम कोकिला, बताओ तो। क्या किसी ने लूट लिया तुम्हारे आवाज की जो मृदुल, क्या दिया है ना, मृदुल वैभव की रखवाली सी, जो तुम क्या कहते हैं, तुम जो है मृदुल वैभव यानी कि तुम मीठी आवाज की मालकिन थी, क्या किसी ने तुमको लूट लिया है, तुम उसकी इतनी मीठी आवाज़ रखने वाली थी और आज तुम रात में इतनी तेज तेज चिल्ला रही हो, क्या तुम्हारी मृदुल आवाज़ को किसी ने लूट लिया है। कोकिला बोलो तो क्या हुआ बावली, तो वो यहाँ पे बोल रहे हैं तुम क्यों आधी रात को इतना पागल हो गई हो, कोकिला बोलो तो। अर्धरात्रि को चीखी कोकिला बोलो तो, किस दानावल की ज्वालाएं हैं तीखी कोकिला बोलो तो। अब वो क्या बोल रहे हैं, क्या हुआ कोकिला, तुम बताओ मुझे, जो तुम आधी रात को इतना ज्यादा चीख रही हो। क्या किसी दानावल, दानावल का मतलब होता है जंगल में लगी हुई आग को दानावल कहते हैं, क्या तुमने किसी जंगल में लगी हुई आग को देख लिया है जो तुम इतनी तेजी से रात में चिल्ला रही हो। यानी कि जंगल में लगी हुई आग की जो तीखी ज्वालाएं होती हैं, जो बड़ी बड़ी ज्वालाएं उठती हैं जंगलों में लग जाती हैं, तो क्या तुमने उसको देख लिया है जो तुम इतना तेज चिल्ला रही हो, कोकिला बोलो। तो ये माखनलाल चतुर्वेदी की कविता का एक अंश था। अब इस पर आधारित प्रश्न देखिए क्या है। पहला प्रश्न है, कवि ने कोयल को बावली क्यों कहा है, क्यों उन्होंने बोला, बावली मतलब पागल हो गई हो, क्यों बोला। सामान्यतः कोयल रात में नहीं कूकती, भाई कब पक्षी रात में कहीं कूकते हैं, नहीं कूकते। असमय आधी रात को कूकना कवि को उसका पागलपन लग रहा है, क्योंकि इस समय सभी लोग गहरी निंद्रा में सोए रहते हैं। तो अब क्या होता है, रात में पशु हो, भाई निशाचर पक्षी पशु अलग होते हैं, कोकिला उन निशाचर पक्षियों में नहीं आती है,
वो क्या होती है, रात में सोती रहती है और रात में अधिकतर लोग सोते रहते हैं। कुछ ही पशु पक्षी ऐसे हैं जो रात्रि में जागते हैं, जिनको हम निशाचर बोलते हैं। अब क्या है, ये जो है सब इतनी तेज बोल रही है, तुम तो दिन में बोलने वाला पक्षी है और वो भी इतनी मधुर आवाज में बोलने वाला पक्षी है। अब इतनी आधी रात को अगर बोलेगी तो जाहिर सी बात है कि कोई भी है जो वो चिल्लाएगा। तो वही यहाँ पर कवि जो है वो इसी चीज को लेकर परेशान है कि आखिर तुम इतनी रात को क्यों बोल रही हो, ये बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। कोयल के चीखने से कवि को कैसा आभास हो रहा है, कैसा उसको महसूस हो रहा है। तो क्या दिया है, कवि को ऐसा लग रहा है कि कोयल ने कहीं क्रांति की ज्वाला यानी आग की लपटें देखी हैं, इसीलिए इसकी सूचना देने के लिए इसे आधी रात को चीखना पड़ रहा है। भाई उस समय स्वतंत्रता संग्राम छिड़ा हुआ था, तो कहीं क्रांति हो रही है, कहीं कुछ हो रहा है, आंदोलन हो रहा है, तो उसे लगा कि शायद कहीं क्रांति हो रही हो, तो इस वजह से जो है उसने इतनी तेज ज्वालाएं देख ली और जो आकर वो हमको सूचना दे रही है कि हाँ भाई यहाँ क्रांति हो रही है। तो यहाँ पर उनको यही चीज़ लग रही है कि क्रांति की जो चमक है, जो आग लगी होगी, जो हुई होगी, उसी को लेकर वो इतना विचलित है जो आधी रात को आकर यहाँ चीख रही है। प्रश्न संख्या 3 है, कवि को कोयल का स्वर वेदनापूर्ण क्यों लग रहा है। अब यहाँ पर उन्होंने बोला इतनी तकलीफ, वेदना मतलब होता है जिसमें आवाज़ में बहुत दर्द हो, बहुत तकलीफ हो, तो उसकी कवि को ऐसा क्यों लग रहा है कि उसको बहुत पीड़ा हो रही है। तो क्या दिया है, मधुर एवं कोमल वाणी वाली कोयल की वाणी व्यग्रता एवं व्याकुलता के कारण आधी रात को कारुणिक प्रतीत हो रही है, इसी कारण कवि को कोयल का स्वर वेदनापूर्ण लग रहा है। अब देखिए क्या है, कोयल को हम कैसे जानते हैं, उसका आवाज़ बहुत मधुर है, वो बहुत मीठा गाती है। कोयल का होता है ना, कोयल किसी की आवाज़ की अगर हम तुलना करना चाहें, किसी की आवाज़ बहुत अच्छी है तो कहेंगे तुम्हारी आवाज़ तो यार कोयल जैसी मीठी है। तो कोयल जैसी मीठी अर्थात कोयल की आवाज़ तो बहुत ही मीठी होती है। तो यहाँ पर कवि ने क्या बोला ना कि बहुत ही मीठी वाणी कहने वाली कोयल जो है वो इतनी कर्कश स्वर में बोल रही है, उसे लग रहा है कि जैसे उसको वो बहुत तकलीफ हो, और वो भी आधी रात को जिस समय कोयल सो रही होती है उस समय वो बोल रही है। तो इसलिए उनको ऐसा लगा कि शायद उसको कोई तकलीफ है जो इतनी रात में उसकी आवाज में प्रकट हो रही है। अब सेम जो पंक्तियां थी उसी के ऊपर 3 और प्रश्न पूछे गए हैं। क्या है, मृदुल वैभव की रखवाली से किसे कहा गया है और क्यों। तो किसको बोला गया है मधुर वैभव की रखवाली, वो बोला गया है कोयल को, क्योंकि वो मीठी आवाज की स्वामिनी है, इसीलिए उसको ऐसा बोला गया है। कवि ने मृदुल वैभव की रखवाली सी कोकिला को कहा है क्योंकि कोयल की वाणी अत्यंत मधुर ऐश्वर्य का प्रतीक है। अब मधुर ऐश्वर्य का प्रतीक का तात्पर्य क्या है, हमने बताया ना कि जो बहुत मीठा बोलता हो या गाता हो, तो यहाँ पर बोला जाता है उसको ना तुम कोयल के समान मीठा गाती हो। तो कोयल भी मीठा गाती है, इसीलिए जिस संसार में कोई भी जो मीठा बोलता होगा उसे हम कोयल से कंपेयर कर देते हैं। तो इसलिए बोला गया है मधुर वैभव की रखवाली, इसीलिए उसके पास वाणी का वैभव है, यानी कि उसके पास आवाज का वैभव है। एक पक्षी होते हुए उसके पास मधुर आवाज है। दूसरा प्रश्न है, कवि ने दानावल की ज्वालाएं किसे बताया है। दानावल की ज्वालाएं किसे बताया है, भाई अंग्रेजों का अत्याचार चारों तरफ छाया था, तो जाहिर सी बात है उनके साथ कहीं ना कहीं हर फेस पर जो है लड़ाई चल रही थी। वैसे जो है दानावल की ज्वालाएं, जो दानावल का मेन मतलब हमने आपको बताया था जंगल की आग को बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर क्रांति की आग को दानावल बोला गया है। कवि ने अंग्रेजी राज के भयानक एवं क्रूर नीतियों को दानावल की ज्वालाओं सा भयंकर और दुखदायी बताया है, क्योंकि उसे अंग्रेजी राज की अत्याचार युक्त नीतियों का ज्ञान हो गया था। अब हमारे कवि जो माखनलाल चतुर्वेदी हैं वो क्यों कैद हैं, भाई वो स्वतंत्रता में भाग लेने के कारण ही जो है उन्हें जेल में बंद किया गया है। तो वो जानते हैं कि भाई अंग्रेज किस तरीके से अत्याचार करते हैं। तो जब जंगल में आग लगती है तो वो बहुत भयानक आग होती है, क्योंकि बहुत तेजी से चारों तरफ फैलती है, और ये पशु पक्षियों के लिए बहुत भयानक होती है, क्योंकि जंगल में कौन पशु पक्षी रहते हैं। उसी तरीके से इस तरह से आजकल समाज में किस चीज़ की आग लगी है, वो अंग्रेजों के अत्याचार की आग लगी हुई है। तो इस वजह से उन्होंने यहाँ पर दानावल की ज्वालाएं यानी कि अंग्रेजी अत्याचार के साथ कंपेयर किया है, और उससे जो क्रांतियाँ हो रही हैं उससे भी ज्वाला उठ रही है।
प्रश्न संख्या 3 है, कोयल का आधी रात को चीखने का क्या कारण हो सकता है। अब कोयल आधी रात में चीख रही है, इसका क्या कारण हो सकता है। तो देखिए क्या दिया है, कोयल का आधी रात को चीखने का यह कारण हो सकता है कि उसे जंगल की आग की भयानक लपटें दिख गई होती, अर्थात उसे अंग्रेजी राज्य की अंधकारमयी और भयानक अत्याचार युक्त नीतियों का ज्ञान हो गया हो। तो यानी कि जो जैसे पशु पक्षी हैं, उनके लिए सबसे भयानक दुरावा स्वप्न जो होता है वो होता है जंगल में आग लगने का। तो अब यहाँ पर चूंकि उनको ये लगा कि शायद उसने जंगल की आग देख ली है, लेकिन यहाँ पर वो कंपेयर किससे कर रहे हैं, वो कर रहे हैं अंग्रेज़ों के अत्याचार शासन से। तो यानी कि जो दानावल है वो अत्याचार है अंग्रेजी शासन का, जिसे कोयल भी अब समझ गई है और वो इतना जोर से आवाज़ कर रही है। अब हम आ गए अपने दूसरे काव्यांश पे, यानी कि इसी चैप्टर की कविता का दूसरा अंश है। क्या है, क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियां क्यों यह ब्रिटिश राज का गहना, कोलू की चरक चूं जीवन की तान, गिट्टियों पर उंगलियों से लिखे गान, हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं, दिन में करुणा क्यों जागे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली, इस शांत समय में अंधकार को बेध रो रही क्यों हो कोकिला बोलो तो। अब यहाँ पर उन्होंने इस काव्यांश के अंश में कवि ने अपना बताया, अपने आप को बता रहे हैं कि मेरी क्या कंडीशन है इस जेल के अंदर। ठीक है, उसके बाद वो कंपेयर भी करते हैं कि कोयल के साथ में, वो अगले काव्यांश में इसके आगे था। तो अभी तो इस काव्यांश में क्या कर रहे हैं, अपनी कंडीशन को बता रहे हैं। क्या कहते हैं, क्या देख न सकती जंजीरों का गहना। अब इन्होंने क्या है, उनको जब जेल में रखा गया है तो उनको जंजीरें पहनाई हैं, लेकिन कवि ने उसको गहने की उपाधि दे दी है। क्यों दे दी है, क्योंकि भाई ये उन्होंने जो काम किया है अपने देश के लिए, उसके लिए जंजीरें पहनाई गई हैं, स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया इसलिए उनको जंजीरें पहनाई गई हैं, इसलिए उन्हें उसको गहने का रूप बताया है कि ये क्या है, ये गहना है। हथकड़ियां क्यों, यह ब्रिटिश राज का गहना। हमने बताया ना, ये हथकड़ियां नहीं है, ब्रिटिश राज का गहना है, क्योंकि उन्होंने उसको गहना समझकर ही पहना हुआ है। कोहलू का चरक चूं जीवन की तान। अब क्या होता है, वहाँ पर काम करने के लिए, कैदियों को काम करवाने के लिए उन्हें कोल्हू पे बांध दिया जाता है। कोल्हू क्या होता है, जहाँ पर तेल निकलता है। अब उसको हम बताते हैं क्या होता है। यहाँ पे ऐसे करके एक जो है बना होता है, उसके अंदर ऐसे करके एक लट्ठा लगा होता है। अब यहाँ पे इसके अंदर सरसों के दाने डाल दिए जाते हैं, ठीक है, और यहाँ से जो है एक डंडा निकलता है, जहाँ पर बैल जो होता है ना, बैल, वो बैल बांधा जाता है। ठीक है, बैल, इस डंडे को बैल से बांध दिया जाता है। अब यहाँ पर जो क्या कहते हैं, कैदी जहाँ रहते हैं, वहाँ पर बैल की जगह आदमियों को बांध दिया जाता है। अब क्या है, वो बैल ऐसे कैसे करके घूमता रहता है, ये सरसों पिसती रहती है और इससे तेल निकलता रहता है, तो इसको बोलते हैं कोल्हू। अब जेल में जो कोल्हू लगा है, उसमें बैल की जगह आदमी को बांध दिया जाता है और वो आदमी चलता रहता है, चलता रहता है, चलता, जैसे बैल चलता रहता है चारों तरफ, वैसे ही वहाँ आदमी चलता रहता है। आदमी चलता रहता है तो सरसों पिसती रहती है और उसमें से तेल निकलता रहता है। तो वो क्या इन्होंने बोला, क्या, कोल्हू की चरक चू की तान। अब पूरा दिन वो कोल्हू में चलते रहते हैं, ऐसे गोल 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 घूमते रहेंगे और उसमें तेल निकलता है। उसमें से चर्र चू जो लकड़ी है, तो उसमें से आवाज़ भी आती है, तो उसको क्या नाम दिया, चरक चू। अब वो है जीवन की तान, अर्थात पूरा दिन मैं उसको सुनता रहता हूँ, तो वही मेरे जीवन की एक तान बन चुकी है। गिट्टियों पर उंगलियों से लिखे गान। अब वहाँ पे उन भाई वो कभी उनको लिखने के लिए पेपर पेन तो मिला नहीं है, तो वहाँ पे जो गिट्टियाँ ज़मीन में पड़ी रहती है, वो उसी पर उंगलियों से लिखते रहते हैं। अर्थात अब जेल में वो जीवन इसी तरीके से बिता रहे हैं। हूँ मोट खींचता लगा पेट में जुआ। तो अब जो बैल के जो कंधों पर बांधा जाता है, वो क्या कर दिया जाता है, वो आदमियों के पेट में बांध दिया जाता है। तो उसको क्या बोलते हैं, मोट खींचना, यानी कि वो जो लट्ठा जो ये ऐसे करके बंधा रहता है, इससे जो एक लट्ठा ऐसे जाता है, इसको मोट बोलते हैं, और ये पेट में बंधा रहता है, इसको बोलते हैं जुआ। ठीक, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। अब ब्रिटिश राज की जो अकड़ है वो मैं इस तरीके से खाली कर रहा हूँ, वो मुझ पे अत्याचार कर रहे हैं और अपनी अकड़ को जो है वो व्यक्त कर रहे हैं। दिन में करुणा क्यों जागे रुलाने वाली, इसीलिए रात में गजब ढा रही आली।
दिन में तुम इतनी बढ़िया करुणा भरी गीत तुम नहीं बोल पा रही हो, इसीलिए जो है तुम रात में आकर ये रुलाने वाली आवाज में यहाँ पर बोलकर जो है लोगों को जगा रही हो और उनके मन में क्रांति के बीज बो रही हो। इस शांत समय में अंधकार को बेद क्यों रो रही क्यों कोकिला बोलो तो। तुम इतनी अर्धरात्रि में, आधी रात में यहाँ आकर इतने वेदना भरे स्वर में क्यों रो रही हो कोकिला, तुम मुझे बताओ। तो यहाँ पर कवि ने अपने बारे में बताया और कोकिला से पूछ भी रहे हैं कि वो आखिर क्यों इतनी अर्धरात्रि को रो रही है। चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों कोकिला बोलो तो। तुम आधी रात में आकर जब सब सो रहे हैं शांति में, तो तुम सबको जगाकर उनके दिमाग में जो है विद्रोह के बीज को बोझ रहे हो। भाई रात में आदमी क्या होता है, वो चुपचाप सो जाता है, उसका दिमाग शांत हो जाता है। अगर आधी रात में व्यक्ति उठ जाए और उसे नींद ना आए तो वो कितनी तरह तरह की बातें सोचता है ना। तो वही कह रहे हैं कि तुम आधी रात में आकर जो है इस आवाज से सभी के मन में क्रांति के बीज को बो रही हो। कोकिला बोलो आगे, आधी रात को तुम क्यों रो रही हो। अब इस पर प्रश्न देखिए क्या है। पहला प्रश्न है, ब्रिटिश राज का गहना किसे और क्यों कहा गया है। जो ब्रिटिश राज का गहना बोला गया है, जो जंजीरें जो हमारे कवि को पहनाई गई हैं उनको। ब्रिटिश राज का गहना हथकड़ियों को कहा गया है क्योंकि इन हथकड़ियों को पहनकर कवि को गर्व है कि देश के लिए संघर्ष करते हुए स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहा है। इन हथकड़ियों ने उसके मन में और अधिक जोश के भाव का संचार किया है। भाई ब्रिटिश राज ने उन्हें जंजीरें समझकर ही पहनाया है कि भाई तुमने गुनाह किया है, तुम जंजीरें पहनो, लेकिन कवि ने उसे गहना समझा है। क्यों? क्योंकि उसने जो कार्य किया है वो बहुत ही गौरवपूर्ण कार्य है, हमें बहुत ही ज्यादा शक्ति प्रदान करने वाला, मतलब लोग हम पे गर्व करेंगे ऐसा मैंने काम किया है, इसलिए वो उसको जंजीरें ना मान के गहना मानते। जैसे हम कोई बहुत अच्छा काम करते हैं तो हमको मेडल पहनाया जाता है ना, तो उनके लिए वो क्या है, मेडल है, अर्थात गहना है जो हमें सुंदर दिखने के लिए पहना है। दूसरा प्रश्न देखिए क्या है, कवि ब्रिटिश अकड़ का कुआं कैसे खाली करने में लगा हुआ है। अब इसी जैसे सिमिलर दूसरा है, कवि ने ब्रिटिश अकड़ का कुआं कैसे खाली किया। सेम एक ही चीज पूछ रहा है मगर दो अलग अलग तरह के क्वेश्चंस हैं। आंसर देखिए क्या है, कवि अंग्रेजों द्वारा दी जाने वाली अमानवीय यातनाओं को सहकर अंग्रेजों के अहंकार को खत्म करने में लगा हुआ है। इस प्रकार वह ब्रिटिश अकड़ का कुआं खाली कर रहा है। अब वो ऐसा अमानवीय अत्याचार कर रहे हैं। अब बताइए, बैल की जगह किसी आदमी को बांध कर काम कराना वो क्या होगा, ये ब्रिटिश मतलब ये एक अत्याचार ही है ना, जो ब्रिटिश शासन द्वारा किया जा रहा है। तो यहाँ पर जो अमानवीय कार्य हैं, उससे जो अमानवीय यातनाएं हैं वो हमारे कवि सह रहे हैं और इसी तरह ब्रिटिश अकड़ के कुएं को खाली कर रहे हैं। तीसरा प्रश्न है, कवि द्वारा हथकड़ियों को गहना क्यों कहा गया है। ये उन्होंने तंज करते हुए या व्यंग करते हुए चीज को बोला है कि ये तुम्हारे लिए जंजीरें होंगी मगर इसे हमने गहना समझकर पहना है क्योंकि हमने काम ही इतना गौरवपूर्ण तरीके से किया है। देखिए क्या, कवि द्वारा हथकड़ियों को गहना व्यंग पूर्वक कहा गया है। कवि कहता है कि ये जंजीरें कैदियों को गहने व अंग्रेजी राज द्वारा दिए गए उपहार के समान लगती हैं। तो वहां इनका कहने का क्या तात्पर्य है कि ये भले उन्होंने कैदियों को जंजीरें समझ कर दी हो मगर यहाँ पर जो कैदी हैं उन्होंने अच्छे कार्य किए हैं, इसलिए उन्हें यहाँ बंद करके रखा गया है। क्योंकि अंग्रेजी शासन अत्याचारपूर्ण शासन था, उनके खिलाफ लड़ने वाले को वो जेल में डाल देते थे। तो यहाँ पर हम अगर अत्याचार के विरुद्ध आवाज उठा रहे हैं तो हम क्या, हम अच्छा कार्य कर रहे हैं, हम गलत काम नहीं कर रहे हैं। मगर उसके लिए अंग्रेजी शासन ने मुझे अगर जेल में डाला है तो ये अच्छा काम है और मैं इसे गहना समझकर पहन रहा हूँ। आप जंजीर समझ के पहनाइए, मैं गहना समझ के यानी कि बहुत अच्छी चीज समझ के पहन रहा हूँ। अब अथवा करके सेम पद्यांश जो हमने पद्यांश पढ़ा है ना, उसी पर सेम पद्यांश पे ये 3 क्वेश्चन और हैं हमारे पास में। क्या है? पहला, कोल्हू की चरकचू जीवन की तान से कवि क्या कहना चाहता है। भाई पूरा दिन वो कोल्हू में चलता रहता है, कोल्हू की आवाज चर्र चू आती रहती है। अब उसने इसी को अपने जीवन का संगीत बना लिया क्योंकि वो उसी में एंजॉय कर रहा है, बात सीधी सी बात है। तो देखिए क्या है, कवि कहना चाहता है कि कोल्हू चलने की चरकचू की आवाज उसके जीवन का संगीत बन गई है।
उसमें उसे आनंद आने लगा है, यानी कि वो उसी में एंजॉय कर रहा है। इसमें अंग्रेजी शासन का साहस पूर्वक विद्रोह भी उसे अच्छा लगने लगा है, कि माना कि अंग्रेजी शासन का विद्रोह है लेकिन उसे ये भी अच्छा लग रहा है। दूसरा प्रश्न है, उस समय जेलों में कैदियों को क्या श्रम करना पड़ता था? अब वहां पे क्या है, कोलू खींचना, गिट्टियां तोड़ना, मोट खींचना, जैसा कि उन्होंने काव्यांश में, वैसे तो बहुत सारे किए होते हैं लेकिन जो हमें काव्यांश में बताया गया है हमें सिर्फ वही लिखना है। देखिए क्या है यहाँ पर, उस समय जेल में कैदियों को कोलू खींचना, गिट्टियां तोड़ना, रहट चलाना और मोट खींचना था। अब रहट चलाने का तात्पर्य क्या होता है, आपने देखा होगा कि एक ऐसे पानी आता है और ऐसे ऐसे करके चरखा चलता रहता था, उसमें से पानी भर के इधर आता है, फिर पानी भर के ऐसे आता था ना, तो वो जो होता है उसको क्या बोलते हैं, रहट बोलते हैं। मोट खींचना जैसे श्रम करने पड़ते हैं। जेल में कवि को जो हथकड़ियों में बंधे रहकर इन घोर यातनाओं से गुजरना पड़ता है। तो जो काम पशुओं द्वारा कराए जाते हैं उन कामों को किससे कराया जा रहा था, उन कामों को कराया जा रहा था मनुष्यों से। तो इस तरह की यातनाएं दी जाती थी अंग्रेजी शासन द्वारा। तीसरा प्रश्न है, कोयल रात में क्यों रो रही है? आखिर वो रात में किस लिए रो रही है? देखिए, कोयल रात में रोकर एक ओर तो करुणा बढ़ा रही है तथा दूसरी ओर विद्रोह के बीज बो रही है। ऐसा प्रतीत होता है मानो वह अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति का सूत्रपात कर रही है। अब एक तरफ तो उसने अपनी करुणा बढ़ा ली है, यानी कि उसको तकलीफ है इसलिए वो आधी रात में उठी है और चिल्ला रही, कोई ना कोई तकलीफ है, ये बात है। और दूसरी तरफ वो क्या है, आधी रात में जो बोल रही है वो अपनी करुणा के माध्यम से सभी लोगों के ये जो मन में है वो विद्रोह के बीज बो रही है कि हाँ भाई, अंग्रेजी शासन जो है वो बहुत अत्याचारी शासन है, उठो और इनके खिलाफ विद्रोह करो। ये उसकी करुणामय आवाज से पता चलता है। अब हम आ गए अपने पाठ आधारित प्रश्न पे। ठीक है, जो संपूर्ण पाठ है उस पर आधारित हम प्रश्न करने जा रहे हैं, तो बहुत ध्यान से उसको देखिएगा, क्योंकि ये हमारे कवि पे आधारित भी हो सकते हैं, उनकी काव्यगत विशेषताओं पर आधारित हो सकते हैं, पाठ के जो अर्थ हैं उस पर आधारित, आश्रय पर आधारित, कवि के मत पर आधारित, आपका मत क्या है इस पर भी आधारित हो सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो मेन मोटिव है कि आप क्वेश्चंस को समझिए और उनके आंसर्स को बनाने की कोशिश कीजिए। देखिए क्या है, ऊंची काली दीवारों से कवि माखनलाल चतुर्वेदी का क्या तात्पर्य है? अब जेल की दीवारें देखो कैसी होती है, ऊंची ऊंची होती है ना। अब काली क्यों भाई, उस समय जब दीवारें होती थी तो ये वाइट वॉश वगैरह नहीं होता था, वो नहीं होता था, काली काले पत्थरों से रख के चुन के वो दीवारें बना दी जाती थी। तो यहाँ देखिए क्या है, काली ऊंची काली दीवारों से कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी का तात्पर्य जेल की ऊंची दीवारों से है। ये यातना गृह जैसा है, यह जीवन की गतिविधियों को बांधकर मनुष्य की आत्मा को भी बांध देता है, इसीलिए ये दीवारें काली कही गई हैं। अर्थात यहाँ पर आकर मनुष्य जो है, एक तो वो बाहरी समाज से कट जाता है, यहाँ पर कैद हो जाता है, इसलिए उसे ऊंची बोला गया क्योंकि उसको पार करके नहीं जाया जा सकता। अब काली क्यों बोला गया है? क्योंकि अंग्रेजी शासन इतना ज़्यादा अत्याचार करते हैं कि मनुष्यों के मन, जो कैदी हैं उनके मन से जितनी भी भावनाएं हैं, संवेदनाएं हैं, वो सभी नष्ट करना वो चाहते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा तकलीफ देना चाहते हैं। तो इसीलिए ये काली दीवारें मनुष्य के अंदर भय पैदा कर देती हैं कि भाई हम इससे बाहर नहीं जा सकते और इसके अंदर जाएंगे तो ये सब चीज़ें होंगी, तो इसलिए वो पूरी तरीके से डर जाते हैं, इसीलिए उनको काली कहा गया है। दूसरा प्रश्न है, जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा, पंक्ति के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? कैदी और कोकिला कविता के आधार पर बताइए। अब स्वतंत्रता संग्राम के कारण वो वहां पर थे, ठीक है ना, तो अब क्या है, उन्होंने आकर उन्हें कैद कर दिया गया है और ब्रिटिश शासन उन पर बहुत ज़्यादा निगाह रखती है। कारण क्या है कि वो कहीं और कुछ ना कर दें जेल के अंदर। क्या है, देखिए, प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के कारण अन्यायपूर्ण ब्रिटिश शासन ने उसे कारागृह में डाल दिया है, जहां उसे दिन रात कड़े पहरे में रखा जाता है और अनेक प्रकार की यातनाएं भी दी जाती हैं। हमें स्वतंत्रता पूर्वक किसी भी कार्य को करने की सुविधा नहीं है, यानी कि वहां पे इसलिए पहरा है क्योंकि हम अपनी मर्जी से कोई काम वहां पर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सिपाही हम पर निगरानी रखते हैं। मतलब
ऐसा नहीं कि हम वहाँ पर हम रह तो रहे हैं, ऐसा नहीं, सुख सुविधा में हर एक चीज़ पे हमारी निगरानी रहती है, ताकि हम कोई, और यहाँ जेल के अंदर भी कोई संग्राम न छेड़ दे। इसलिए हमारे खाने पीने, यहाँ तक कि सांस लेने पर भी पहरा रहता है। तीसरा प्रश्न है, कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी कोयल को बावली क्यों कहते हैं? क्या वह उनकी दृष्टि में सचमुच बौराई हुई है? बौराई मतलब पागल हो जाना। अथवा कोयल को बावली कहने के पीछे कवि की क्या सोच हो सकती है? अब देखिए, यहाँ पर कारण क्या है? पक्षी दिन में बोलते हैं, ठीक है, रात में तो नहीं चिल्लाते, लेकिन वो आधी रात में यहाँ आई है और कोयल जो है ना बहुत मधुर बोलती है, लेकिन इस समय वो मधुर नहीं बोल रही है, वो उसकी आवाज़ एकदम कर्कश है, वो बहुत तेजी से बोल रही है, इसलिए उन्होंने उसे जो है पागल कहा, क्योंकि वो असमय बोल रही है। कोयल का असमय आधी रात को कूकना कवि को ठीक नहीं लग रहा है। उचित अनुचित समय असमय का ख्याल ना रखने वाला ही पागलपन का शिकार माना जाता है। यानी कि जिसे हमें पता नहीं हो कि किस समय क्या करना है। मान लीजिए हम आधी रात को उठ जाएं और खूब तेज म्यूजिक बजाने लगे, तो हमें क्या कहेंगे? लोग पागल हो गए आधी रात में। तो यहाँ पर हमें समय का ध्यान रखना है। तो जो लोग नहीं रखते उनको सभी लोग पागल कहते हैं, और यही चीज़ कोयल कर रही है। इसीलिए कवि की सोच में कोयल का यह व्यवहार बावलापन भी है। कवि का हृदय पहले से ही दुखी था, अब कोयल की हूक ने कवि की वेदना को और भी अधिक तीव्र कर दिया है। एक तो यहाँ पर कवि पहले ही तकलीफ में है, ठीक है। जब हमारे पास तकलीफ होती है तो हमें लगता है अब हमसे ज़्यादा दुखी कोई नहीं है। अब लेकिन कोयल का आधी रात कूकना क्या है, उनकी तकलीफ को और बढ़ा रहा है, क्योंकि उसके कूकने की वजह से वो और ज़्यादा बेचैन हो रहे हैं, क्योंकि उनके दिमाग में और नई चीज़ें आ रही कि आखिर कोयल इतनी रात में क्यों कूक रही है, क्या कारण है, इन सब चीज़ों की वजह से। चौथा प्रश्न है, स्वतंत्रता सेनानियों का गहना क्या है? स्वतंत्रता सेनानी का गहना किसको बोला गया है? किसको बोला गया है? जो अंग्रेजी सरकार द्वारा जो हथकड़ियाँ पहनाई गई हैं, जो जंजीरें पहनाई गई हैं, उसको गहना बोला गया है। तो देखिए क्या है, गहना अर्थात आभूषण उसे कहा जाता है जो सौंदर्य और गौरव को बढ़ाता है, यानी कि हमारी सुंदरता को, हमारे गौरव को बढ़ाए, उसी को गहना कहते हैं। अन्य स्वतंत्रता सेनानियों के साथ कवि ने भी इन हथकड़ियों को स्वेच्छा से पहनकर स्वतंत्रता प्राप्ति के महान उद्देश्य के लिए संघर्ष का रास्ता बनाया है। अब उनको जो है ना स्वतंत्रता संग्रामी होने की वजह से जेल में बंद किया गया, तो यहाँ पर उन्होंने कोई जैसे बाकी कैदियों को पहनाया गया, उनको जेल में लाया गया तो उनको भी पहना दिया गया। अतः इनसे वे सभी गौरव और प्रतिष्ठा का हकदार बन गए हैं। समाज ने उन्हें हथकड़ियों के लिए सम्मान और प्रतिष्ठा दी, इसीलिए हथकड़ियों को गहना कहा गया है। तो अब यहाँ पर हम गहना क्यों पहनते हैं? क्योंकि हमें अपनी सुंदरता को बढ़ाना है, हम गौरवशाली हैं इसलिए हम पहनते हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ, जब हमारे कैदी को, हमारे कवि को जब यहाँ पर लाया गया तो कवि ने भी अच्छा काम किया था, मगर जो यहाँ इनको लेकर आए थे उनके लिए बुरा काम था। तो उन्होंने बुरा होने के नाते इन्हें जंजीरें पहनाई, मगर उन्होंने उसे गहना समझकर पहना। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक अच्छा काम किया था, अपने देश के लिए काम किया था, तो वो सुंदर दिखना चाहते थे, उन्होंने गहना पहन लिया। और गौरवपूर्ण भी काम किया था, इसलिए उन्होंने उसे गहना समझकर पहन लिया। प्रश्न संख्या 5 है, गिट्टी पर उंगलियों से लिखे गान से क्या तात्पर्य है? अब गिट्टियों पर लिखे उंगलियों से तान, देखिए हमारे लेखक जो हैं, कवि जो हैं, वो लिखने पढ़ने का काम करते हैं, कविताएं लिखते हैं, लेकिन भाई जेल में तो उन्हें ये सब चीज़ें मिलती नहीं मिलती ना। तो अब क्या हो गया है, वहाँ पर उनको कुछ कागज़ कलम मिल नहीं रहा, कविता लिखें, तो वहाँ पर उनको पत्थर तोड़ने का काम दिया जाता है। पत्थर तोड़ के क्या होता है, गिट्टियाँ बनाई जाती हैं। तो जब पत्थर तोड़ा जाता है, हथौड़ा मारा जाता है, तो जो आवाज़ निकलती है उसी को उन्होंने क्या बोला है, तान, यानी कि गिट्टियों पर मैं अपने जीवन का संगीत लिख रहा हूँ। जेल में स्वतंत्रता सेनानियों को पत्थर तोड़ने पड़ते थे, जिससे उनकी हथेलियों में छाले पड़ जाते थे। ये छाले देश के लिए कवि को सहर्ष स्वीकार हैं, उसे ये प्रिय लगते हैं, क्योंकि उन्हें देखकर वह बार बार ब्रिटिश शासन को कोसता है।
अतः उनके प्रति अपने असंतोष को दृढ़ करता है। इसीलिए ये छाले प्रेरणादायी हैं। तो गिट्टियों पर उंगलियों से लिखने का तान क्या है, मतलब तोड़ने वाली आवाज को उन्होंने अपने जीवन का संगीत बनाया है, और जो पड़े हुए छाले हैं वो उनके काम को, यानी कि वो जो ये काम कर रहे हैं स्वतंत्रता सेनानी होकर, उनको आगे और उस काम को करने की प्रेरणा प्रदान करता है। प्रश्न संख्या 6 है, कवि दिन के समय अपनी पीड़ा के भावों को क्यों नहीं प्रकट करना चाहता? कैदी और कोकिला कविता के आधार पर उत्तर दीजिए। तो क्या है, दिन में यातना, संघर्ष एवं परिश्रम के समय अपनी पीड़ा को प्रकट करके कवि शोषकों और अत्याचारियों के समक्ष अपनी कमजोरी को व्यक्त नहीं करना चाहता है, अपनी कमजोरी को व्यक्त नहीं करना चाहता है। वह ब्रिटिश शासकों के सामने अपनी हीन अवस्था का प्रदर्शन करके अपनी मातृभूमि के गौरव एवं गर्व को कम करना नहीं चाहता। अतः दिन के समय वह अपने साहस या हिम्मत को करुणा या वेदना के भाव प्रकट करके कमजोर करना नहीं चाहता। अब क्या है, दिन के समय तो सभी जाग रहे हैं, कैदी भी जाग रहे हैं, हमारे कवि भी जाग रहे हैं और अंग्रेजी शासक भी जाग रहे हैं। अगर वो दिन के समय सभी को अपनी यातनाएं, तकलीफें बताएंगे तो क्या होगा, जो उनके ऊपर यातना तकलीफ कर रहे हैं वो तो बड़ा खुश होंगे कि हाँ भाई, मेरी यातना तकलीफ का इसको फर्क पड़ रहा है, इसलिए वो खुश हो जाएंगे। इसलिए वो दिन के समय इन सारी चीज़ों को बताना ही नहीं चाहते, क्योंकि उन्हें ये लग रहा है कि हम बताएंगे तो ये सभी बड़े खुश हो जाएंगे, इसलिए उनको बताना नहीं चाहते और छुपा कर रखना चाहते हैं, क्योंकि वो एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कौन अच्छा काम कर रहा है? हमारे कैदी अच्छा काम कर रहे हैं। तो अपने इस प्रयास को अपनी तकलीफ जताकर कम नहीं करना चाहते हैं, इसलिए दिन में वो शांत रहते हैं और पीड़ा भाव को नहीं बताते। लेकिन रात में जब कोयल ने आकर बोला तो उनकी पीड़ा भी जाग गई, तो तब वो बताने लगते हैं कोयल की पीड़ा है, तो वो अपनी पीड़ा भी उस कोयल के सामने रखने लगते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है। प्रश्न संख्या 7, शासन की करनी भी काली से क्या स्पष्ट है। यहाँ पे उन्होंने बहुत सारी चीजें बताई, कोठरी काली, सलाखें काली, कपड़ा काला, रात काली, कोयल काली, का शासन की करनी काली, तो सभी चीज का शासन की करनी काली, अर्थात जो उस समय शासन किसका था? ब्रिटिश शासन था। ब्रिटिश शासन इतना अत्याचार कर रहा था, इसीलिए इनके जो कृत्य हैं उनको काला कहा गया है। ब्रिटिश शासन के कारनामे अन्यायपूर्ण थे, जो वो काम कर रहे थे वो अन्यायपूर्ण थे। बताइए, देखिए, जेलों में जो काम पशुओं द्वारा संपन्न होने चाहिए वो कैदियों द्वारा संपन्न कराए जा रहे थे, तो इसलिए ये काम अमानवीय हुआ, अन्यायपूर्ण हुआ ना। फिर है, स्वाधीनता संग्राम के क्रांतिकारियों को अपराधी मानकर उन्हें कठोर यातनाएं दी जाती थी, अर्थात शासन करने का तरीका अन्यायपूर्ण था। तो उनके साथ वैसा ही व्यवहार होता था जैसे कोई अपराधी हो, जैसे कोई एक मर्डरर होता है, जो कातिल होता है, या किसी ने और चोरी का काम किया हो, लूटने का काम किया हो, उन्हीं कैदियों के साथ एक तो उनको रख दिया, जो चोर बटमारों के साथ रखा उनको, फिर उनके साथ वैसा ही व्यवहार होता था जैसे बाकी अपराधियों के साथ होता था, जबकि उन्होंने ऐसा अपराध तो नहीं किया, तो उन्होंने अपने देश को स्वतंत्र कराने। तो यहाँ पर इनका जो कृत्य है, यानी कि सभी कैदियों को एक जैसा समझना, कि तो ये काम ब्रिटिश शासन का अन्यायपूर्ण था और वो अमानवीय अत्याचार तो कर ही रहे थे, इसीलिए यहाँ पर शासन की करनी भी काली कहा गया है। प्रश्न संख्या 8 है, संकट सागर से क्या तात्पर्य है। अब यहाँ पर ये जो शब्द आया है संकट सागर, देखिए इसमें क्या है, अनुप्रास अलंकार दिया हुआ है। अगर आपसे अलंकार पूछा जाए तो आप बता सकते हो कि ये एक अनुप्रास अलंकार है। देश के क्रांतिकारी चारों ओर से संकट से घेर दिए गए थे ताकि वे भयभीत हो जाएं और अपने लक्ष्य को भूल जाएं। देशभक्तों के सामने संकटों का अंबार ही संकट सागर है, जो ब्रिटिश शासन द्वारा उन्हें हतोत्साहित करने के लिए लगाया गया है। तो देश के जितने भी क्रांतिकारी थे उनको पकड़ के जेलों में डाल दिया जाता था और उनके साथ बहुत ज़्यादा अत्याचार किए जाते थे। तो चारों तरफ उनके साथ इतना अत्याचार होता था कि उनके चारों तरफ संकट ही संकट होता था। यानी कि क्रांतिकारियों को कहाँ घेर दिया गया? संकटों के बीच। इसीलिए संकट को सागर के समान, जैसे पृथ्वी के छोटे छोटे द्वीप जो हैं वो सागर से घिरे हुए हैं ना, उसी तरीके से उन द्वीपों को क्रांतिकारी बताया गया है और ये जो सागर है उसे क्या बताया गया है? संकट के समान बताया गया है।
तो इसीलिए इसको संकट सागर बोला गया है। अब आ गए प्रश्न संख्या 9 पर। क्या है? कैदी और कोकिला कविता के आधार पर बताइए कि कवि को कोयल के गीत चमकीले क्यों लगते हैं, उससे कवि को किस स्थिति का आभास होता है। अब गीत उसको चमकीले क्यों लग रहे हैं और क्या चीज वो इस स्थिति में महसूस कर रहे हैं। कैदी और कोकिला कविता में कवि को कोयल के गीत अत्यंत प्रेरणादायी प्रतीत होते हैं। वे देशभक्ति की भावना से युक्त हैं तथा उनमें ओज एवं संघर्ष की भावना निहित है। इसीलिए कवि ने उसे चमकीले गीतों की संज्ञा दी है, जिसकी चमक में अंधेरे को दूर करने की क्षमता है। इससे कवि को निराशा में आशा तथा अंधेरे में उजाले की स्थिति का आभास होता है। अब देखिए क्या होता है कोई भी व्यक्ति अगर तकलीफ में है तो वो क्या होता है, वो विद्रोह करता है। ये विद्रोह कैसे हुआ? हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने जो है वो संघर्ष किया और उन्हें जेल में बंद कर दिया गया। अब सेम ये चीज़ पशु पक्षियों के साथ होती है। अब यहाँ पर कोयल क्या है? पक्षी है। ज़रूर उसके साथ कोई अत्याचार हुआ जो वो इतनी आधी रात में उठकर जो है वो चिल्ला रही है सॉरी। तो यहाँ पर कैदी ने यानी कि कवि ने अपनी स्थिति और कोयल की स्थिति को एक जैसा माना, अर्थात हम भी तकलीफ में हैं और वो भी तकलीफ में है। अब वो रात में आकर जब उन ऐसी जोर से चिल्ला रही है, जो तान लगा रही है, वो क्या कर रही है? वो हमारे अंदर प्रेरणा पैदा कर रही है। अभी तक हम जेल में बंद थे, हमें कोई प्रेरणा का स्रोत नहीं था, हम बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो चुके हैं, आप सोचने पे मजबूर हो गए जो हम काम कर रहे हैं सही है कि नहीं है। लेकिन जब कोयल की आवाज़ सुनी तो हमारे अंदर क्या आ गई? हिम्मत आ गई कि नहीं, जो कार्य हम कर रहे हैं वो एकदम सही है, क्योंकि हम अगर गलत को सहेंगे तो हमारे ऊपर गलत होता रहेगा। अब यहाँ पर कोयल ने भी विद्रोह किया है, तो कोयल के विद्रोह ने क्या किया है? उसका विद्रोह उसकी आवाज़ के द्वारा प्रकट हो रहा है और जो है हमारे कवि हैं उसको प्रेरणा दे रहा है। इसीलिए उसके गीतों को प्रेरणादायी बताते हुए उन्होंने चमकीले गीत कहे हैं, अर्थात जो हमें प्रेरणा प्रदान करेंगे तो हमारे अंदर हिम्मत आएगी और हम भविष्य में और अच्छे से संघर्ष कर पाएंगे। इसलिए उसे क्या बोला है? चमकीले गीत। अब ये चमकीले गीत क्या है? जो कवि कैद में रह रहकर निराश हो चुका है, मतलब डिप्रेस हो चुका है, उसके गीतों ने उसके अंदर आशा भर दी है कि नहीं, हम आगे चल के और अच्छे कामों को करेंगे। प्रश्न संख्या 10 है, कवि कोयल की अपेक्षा स्वयं को हीन महसूस क्यों कर रहा है? अब क्या है? कवि कोयल की अपेक्षा स्वयं को हीन क्यों महसूस कर रहा है? अब देखिए क्या है, जो कवि हैं वो एक कैद खाने में बंद है, उनकी 10 बाय 10 की कोठरी है, मगर कोयल क्या है? वो स्वतंत्र है। ठीक है, यहाँ उनकी आवाज़ को दबाया जा रहा है, मगर कोयल क्या है? वो बोलने के लिए स्वतंत्र है। तो इसलिए कई ऐसी सिचुएशन में उन्होंने कंपेयर किया है और बताया है कि भाई हम जो हैं तुम ज़्यादा अच्छी स्थिति में हो, हम आज़ाद हैं। ठीक है, उनको काली 10 बाय 10 की कोठरी मिली है, उसे बैठने के लिए हरी हरी डाल मिली हुई है। कवि कोयल की अपेक्षा स्वयं को इसलिए हीन महसूस कर रहा है क्योंकि वह स्वतंत्र है और कवि बंदी है। कोयल स्वतंत्र है और कवि हमारे बंदी हैं, उन्हें कारागार में बंद किया गया है। कोयल हरी भरी डालियों पर बैठकर आनंद ले सकती है, जबकि कवि कारागार की 10 फुट की काली अंधेरी कोठरी में रहने के लिए विवश है। उसको कहाँ रहने के लिए विवश कर दिया है कि भाई तुम यहीं पर रहो 10 बाई 10 की कोठरी में। कोयल के गान की सभी प्रशंसा करते हैं, जबकि कवि का रोना भी गुनाह है। अगर कोयल जो है कुछ भी गाए तो सभी खुश हो जाएं, और कवि ने अगर अपना रोना अर्थात अपनी तकलीफ को बयां किया तो वो उसके लिए गुनाह है, क्योंकि वो कैद में है, तो वो अंग्रेजी सरकार उसके विरुद्ध है। दोनों की स्थिति में काफ़ी अंतर है। अब यहाँ पर जो ज़्यादातर बेनिफिट्स हैं वो किसको मिल रहे हैं? कोयल को मिल रहे हैं, कवि को तो नहीं मिल रहे हैं। कवि को तकलीफ ही तकलीफ है, इसलिए वो अपने आप को हीन भावना से ग्रसित मान रहे हैं। प्रश्न संख्या 11 है, मेरा 10 फुट का संसार किसे और क्यों कहा गया है? अब कवि जिस कोठरी में बंद हैं, क्या जेल में उनको जो कोठरी में बंद किया गया है वो 10 बाई 10 की है। 10 बाई 10 का मतलब 10 फुट बाय 10 फुट की, तो 10 बाई 10 फुट की हुई, तो वो उन्होंने बोला कि इसीलिए उन्होंने बोला है मेरा 10 फुट का संसार। इससे ज़्यादा संसार उनका नहीं है, क्योंकि जेल की कोठरी ही इतनी बड़ी है।
कवि द्वारा मेरा 10 फुट का संसार जेल की अपनी कोठरी को कहा गया है, क्योंकि वहां से उसे बाहर निकलने नहीं दिया जाता। मतलब उसको उसी कोठरी में बंद रखा जाता है, इसलिए उसको पूरा दिन उसी में रहना पड़ता है, इसलिए उसको उसने अपना संसार बोला है। उसी कोठरी में उसे अपने सभी कार्य की गतिविधियां करनी पड़ती हैं। उसकी दुनिया उस कोठरी तक ही सीमित रह गई है, इसलिए उसे वह संसार से कहता है। कहते हैं ना कि हम अपने बहुत सारे, अब पूरा दिन हमारा संसार क्या होता है, आप जैसे आपका घर है, आपका स्कूल है, आप आते जाते हो, तो आपका ये संसार है। लेकिन कवि क्या है, कवि को उसी कोठरी में रहना है, अपने सारे काम उसी कोठरी में रहकर करने हैं, उसको कहीं और नहीं जाना। तो इसलिए उसको वो 10 फुट का संसार बोला गया है। प्रश्न संख्या 12 है, देख विषमता तेरी मेरी से कवि का क्या आश्रय है। तो यहाँ पर कोयल की जो स्थिति है और हमारे कैदी की जो स्थिति है उसमें बहुत फर्क है, लेकिन तब भी इस स्थिति में जो है कोयल बहुत चिल्ला रही है। अब कोयल देखिए स्वतंत्र है, कवि हमारे बंदी हैं, कवि को यहाँ अपने मन की बात कहने की भी इजाजत नहीं है, और कोयल कितने मधुर गान गाती है। और उसके बाद क्या है, कवि को वहां 10 फुट की गंदी सी कोठरी में रहना पड़ता है, उसको कोयल को हरी हरी डाली प्राप्त है। तो इतनी विषमताएं होने के बावजूद भी कोयल मध्य रात्रि को खूब चीख रही है। तो इसीलिए उन्होंने वहां पर विषमताएं बताई कि हम दोनों में कितना डिफरेंस है। देख विषमता तेरी मेरी कहकर कवि ने अपनी और कोयल की विषम स्थिति का चित्रण किया है। कवि कैदी है और कोकिला कोयल यानी कि स्वतंत्र है। कवि 10 फुट की कोठरी में कैद है, जबकि कोयल खुले नभ में विचरण करती है। कवि रो भी नहीं सकता और कोयल किसी भी समय गा सकती है। तो यहाँ रो नहीं सकता कवि का तात्पर्य क्या है, अर्थात वो अपनी तकलीफ को किसी से बयां नहीं कर सकता है। मगर यहाँ पर जो है हमारी कोयल है, वो चाहे तो दिन में भी गा ले, चाहे तो रात में भी गा ले, वो हर परिस्थिति में गाने के लिए स्वतंत्र है। प्रश्न संख्या 13 है, कवि माखनलाल चतुर्वेदी ने कोयल से अपने मन के किन भावों को व्यक्त किया है। अब वो वहां तकलीफ में है, वो अपने मन की बातों को किससे बोलेंगे, वहां पे उनके अपनी तकलीफ को बांटने के लिए कोई नहीं है। तो यहाँ जब कोयल आई तो उन्होंने उसी को अपने मन के भावों को व्यक्त किया। कवि कोयल के माध्यम से ब्रिटिश शासन के कुशासन, ब्रिटिश सरकार ने जो अच्छा शासन नहीं चला रही, इतना अत्याचार कर रही है, उसको बयां किया। उसकी नीयत यानी ब्रिटिश शासन की जो नीयत है हमारे देश पर कब्जा कर कर यहाँ पर हमेशा राज करने की नीयत, उसे बयां किया है। देश की चिंताजनक स्थिति, चारों तरफ ब्रिटिश शासन की जो इतना ज़्यादा अत्याचार किया जा रहा है, देश में हर जगह हर वर्ग के लोग जो हैं वो बहुत ही प्रताड़ित हैं, इसलिए वो जो देश की चिंताजनक स्थिति है उसको भी बयां किया। सरकार के प्रति अपना आक्रोश, अब इतना अत्याचार अगर कोई सरकार करेगी तो जाहिर सी बात है किसी को भी गुस्सा आएगा, तो ये गुस्सा जो है हमारे कवि के अंदर भी है, इस आक्रोश को भी उन्होंने कोकिला को बताया। जेलों तथा स्वतंत्रता सेनानियों की दुर्दशा, जेल बहुत ही गंदी हुआ करती थी, बहुत ही बुरी स्थिति में थी, और जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उनको बाकी अपराधियों की तरह ही ट्रीट किया जाता था, यानी कि जैसे कोई कातिल है, चोर है, बटमार है, बटमार मतलब जो बटुए को चुराता है, दूसरे के पर्स को लेता है, उन सभी के साथ जैसा बिहेव किया जाता था वैसे हमारे कवि के साथ भी बिहेव किया जाता, जबकि कवि तो हमारे एक स्वतंत्रता सेनानी थे। तो ये एक स्वतंत्रता सेनानी की दुर्दशा भी वहां पर थी। अपने मन के दुख, अब वो यहाँ पर है, वो किसी से अपने मन के दुख को नहीं बोल पा रहे, जो उनको तकलीफें हो रही हैं, जो कुछ उनके भाव हैं वो भी उन्होंने कोकिला को बताए। असंतोष तथा निराशापूर्ण भाव को व्यक्त किया है। यहाँ रहते रहते उनकी जो स्थिति हो गई है, उन्होंने अपने मन से सारी आशाएं हटा दी हैं। भाई कैदी को रखा क्यों जाता है वहां पे, अगर आप कोई गलत काम करोगे आपको जेल में बंद किया जाएगा, तो क्यों बंद किया जाएगा, ताकि आपके मन से जो आपने गलत काम किए हैं आइंदा ना करो, इस चीज के लिए आपको अंदर जो है बोला जाता है। उससे आप धीरे धीरे निराश होने लगते हो, डिप्रेस होने लगते हो। लेकिन हमारे कैदी ने तो, हमारे कवि ने तो ऐसा कोई गलत काम नहीं किया, उन्होंने तो अच्छा ही काम किया था। अब तब भी उनके अंदर निराशा भरती चली जा रही है, भरती चली जा रही है, क्योंकि यहाँ पर कुछ अच्छा करने के लिए है नहीं। तो ये सारी चीज़ों को उन्होंने अपने अंदर के भावों, उनकी सारी जो चीज़ें हैं वो सभी उन्होंने कोयल को बता दी। अब कोयल को क्यों बताई, किसी और को भी बता सकते थे, अब उन्होंने कोयल को क्यों बताई, इसका देखिए कारण ये है कि वो जेल में बंद है, अपने मन की बातें वो किसी से कह ही नहीं सकते हैं। तो इसलिए वहां पर जब आधी रात को कोयल आई और उसकी आवाज से हमारे कवि जाग गए, तो उन्होंने कोयल को ही ये सारी चीजें बता दी।
प्रश्न संख्या 14 है, हिंदी साहित्य में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय काव्यधारा के कवि कहे जाते हैं। राष्ट्रीय काव्यधारा का मतलब राष्ट्र के प्रति वो उन्होंने कविताओं को ज्यादा लिखा है, लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए ये कविताएं उन्होंने लिखी हैं। कुछ अन्य हिंदी साहित्यकारों का उल्लेख कीजिए जिनकी रचनाओं में राष्ट्रीयता के स्वर मुखरित होते हैं। अब माखनलाल चतुर्वेदी के अलावा और भी ऐसे कवि हुए जिन्होंने राष्ट्र के प्रति समर्पित बहुत सी रचनाओं को किया है। अब देखिए ये कवि कब हुए, जब हमारे देश में स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था। तो आप ऐसे बोल सकते हो 1857 के से लेकर आप 1947 तक जो भी कवि रहे हैं उन सभी की कविताओं में ये राष्ट्र चेतना के जो स्वर हैं वो आप मुखरित देखेंगे। क्यों? क्योंकि उस समय देश का माहौल ऐसा था कि लोग अंग्रेजों से बहुत ज़्यादा प्रताड़ित थे, उनके अत्याचारों से प्रताड़ित थे। तो इस वजह से वो क्या करते थे, उनकी कविताओं में ये सारी चीज़ें निकलकर अपने आप ही आती थी। तो आपको उन कवियों के नाम बताने हैं माखनलाल चतुर्वेदी के अलावा जो और रहे हैं। आज़ादी की लड़ाई जब अपने चरमोत्कर्ष पर थी उस समय हिंदी साहित्य में भी उसकी प्रतिध्वनि सुनाई पड़ने लगी। यानी कि हिंदी साहित्य में भी ऐसी बहुत सी रचनाएं हुई जो राष्ट्रीय स्वतंत्रता को लेकर थी। साहित्यकारों ने अपनी रचनाओं में उस संघर्ष को मजबूत करने का काम किया। यानी कि उनकी जो रचनाएं हैं वो कहीं ना कहीं उनको प्रेरित करने का काम कर रही थी, किसके? स्वतंत्रता सेनानियों को। जैसे प्रेमचंद के उपन्यास रंगभूमि पर गांधीवादी आदर्शों की छाप है। तो अब जिसने प्रेमचंद जी के बारे में बताया। फिर है गुप्त जी की भारत भारती को राष्ट्र भारती और उन्हें राष्ट्र कवि कहा गया। उनकी रचनाओं में भी हम राष्ट्र चेतना बहुत अच्छे से देखते हैं। प्रसाद जी का चंद्रगुप्त नाटक तथा निराला जी की सरस्वती वंदना, जागो फिर एक बार तथा राम की शक्ति पूजा आदि रचनाओं में परतंत्रता के से मुक्ति के भाव स्पष्टतः प्रतिध्वनित होते हैं। तो देखिए कितने सारे हैं, ठीक है। मैथिली शरण गुप्त हों, प्रेमचंद्र हों, आपके निराला जी हों और जयशंकर प्रसाद जी हैं, इन सभी की कविताओं में हमें क्या देखने को मिलता है? राष्ट्रीय चेतना देखने को मिलती है। तो इस तरीके से आपको कुछ कवि और उनकी रचनाओं के बारे में पता चला जिनको हम राष्ट्रीय चेतना के कवि बोल सकते हैं, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के लिए बहुत सी रचनाओं का निर्माण किया है। प्रश्न संख्या 15 है। अब प्रश्न संख्या 15 में क्या पूछा गया है, देखिए। वास्तविक अर्थों में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन अस्त्र शस्त्रों से लड़ी जाने वाली लड़ाई से अधिक वैचारिक एवं सांस्कृतिक आंदोलन था, समझाइए। स्वतंत्रता आंदोलन, जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन था, वहां अस्त्र शस्त्र से बहुत कम लड़ाई हुई, ठीक है। हम ये नहीं कह रहे नहीं हुई, अस्त्र शस्त्र से लड़ाई हुई। बहुत क्रांतिकारियों ने इस चीज का साथ लिया और हमारे देश को आजाद कराने में बहुत बड़ा उनका योगदान रहा। लेकिन वैचारिक और सांस्कृतिक लड़ाई इसको क्यों बोला गया ज्यादा? कारण ये था कि ये विचारों की लड़ाई थी। वो हम पर शासन कर रहे थे अपनी तरह से, तो मगर अब हमें स्वतंत्रता चाहिए थी, हमें अपना एक राष्ट्र चाहिए था। तो ये हमारा अपना एक विचार था, हमें अपनी संस्कृति डेवलप करनी थी। जबकि अंग्रेजों के आने के कारण भारतीय संस्कृति कहीं ना कहीं हतोत्साहित हो रही थी। तो इसलिए भारतीय संस्कृति को बचाए रखना भी एक बहुत बड़ा काम था। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन ही संभवतः संसार का पहला ऐसा मुक्ति संघर्ष है जहां स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने वालों ने सशस्त्र लड़ाई के स्थान पर वैचारिक और सांस्कृतिक संघर्ष का रास्ता अपनाया तथा तत्कालीन विश्व की सर्वाधिक शक्तिशाली साम्राज्यवादी शक्ति के रूप में स्थापित अंग्रेजी शासन का सदा सदा के लिए भारत की धरती से नामो निशान मिटा दिया। तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि सशस्त्र आंदोलन भी था और वैचारिक सांस्कृतिक भी था। तो यहाँ पर हमारे विचारों के दम पे हमने इतना, मतलब अब अपने विचार को आप सुदृढ़ करोगे तभी तो लड़ाई कर पाओगे। तो अपने विचारों को सुदृढ़ करके उस समय की सबसे बड़ी साम्राज्यवादी ताकत यानी ब्रिटिशर्स को इस देश से निकालकर बाहर कर दिया था। गांधी जी का पूरा जीवन सत्य और अहिंसा के आदर्शों से प्रेरित एवं संचालित था। उन्होंने सत्याग्रह एवं असहयोग का सहारा लेकर निरंतर संघर्ष का नेतृत्व करते हुए ब्रिटिश शासकों को इस बात के लिए विवश कर दिया कि वे देश को स्वतंत्र करें और इंग्लैंड लौट जाएं। तो गांधी जी ने जो लड़ाई लड़ी वो वैचारिक और सांस्कृतिक थी, हम ये कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने विचार के दम पे असहयोग आंदोलन, सत्याग्रह आंदोलन ऐसे चलाए कि वे ब्रिटिशर्स को बहुत ज्यादा इससे नुकसान हुआ।
तो इसलिए वो भी काफ़ी हद तक मजबूर हो गए कि भाई हम जब हमें क्या कहते हैं इतना सहयोग यहाँ से नहीं मिलेगा तो हमें वापस लौट के जाना पड़ेगा। अब देखिए असहयोग आंदोलन में देखा कि कोई भी भारतीय अंग्रेज शासन के किसी भी कार्य में सहयोग नहीं करेगा। अब अंग्रेजी सरकार काफ़ी हद तक तो वहाँ से लेकर लोगों को आई थी, लेकिन हर जगह वो यहाँ पर हर पद पे जो है अंग्रेजी शासकों को नहीं बैठा सकती थी। जाहिर सी बात है यहाँ से लोकल से बहुत से लोगों को सहयोग के लिए लेना पड़ता। लेकिन जब असहयोग आंदोलन छिड़ा तो भारतीयों ने असहयोग कर दिया, वो किसी काम में सपोर्ट नहीं कर रहे थे। तो यहाँ पर कंडीशन क्या बनी कि अब जो ब्रिटिशर्स थे उनको बहुत ज़्यादा परेशानी हुई और उन्हें आखिरकार यह देश छोड़कर जाना पड़ा। इसलिए हम बोल सकते हैं कि सशस्त्र होने के साथ साथ ये वैचारिक और सांस्कृतिक लड़ाई भी थी। तो यहाँ पर हमारा ये पूरा चैप्टर खत्म हुआ। आई थिंक आपने अच्छे से समझ लिया होगा कि कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, आपको ऐसे ही तैयार करने हैं, क्योंकि ऐसे बहुत ही घुमा फिरा कर आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो बिल्कुल रेडी रहिए और जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करते रहिए। चैप्टर पढ़ना आपके लिए पहले ज़रूरी है, उसको पढ़ के आप जिस भी तरह के जहाँ से भी क्वेश्चन हो, आप लिख नहीं सकते हो तो कम से कम उसको दिमाग में उसके आंसर्स को ज़रूर फ्रेम करिए। इससे आपको एक अंदर एक होता है ना, एक स्किल आ जाएगी किसी भी तरह के क्वेश्चंस को आंसर बनाने की। तो एग्ज़ाम में किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछा जाए फटाफट आप कर लोगे। तो अभी और भी आगे चैप्टर्स हैं लेकर हम जल्दी आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।